हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। क्लास 10th साइंस के आज फिजिक्स के तीसरे लेक्चर में हम गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन, दर्पण के फोकस दूरी के लिए सूत्र, दर्पण के लिए आवर्धन और उससे संबंधित कुछ आंकिक उदाहरण तथा अभ्यास के अंदर जो संबंधित प्रश्न दिए गए होते हैं उनको जो है देखेंगे। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी से क्या तात्पर्य है? जैसे कि आप दर्पण से संबंधित जो भी दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, ये सभी जो है धनात्मक या ऋणात्मक लिए जाते हैं। तो वह धनात्मक या ऋणात्मक कैसे लिए जाते हैं? तो उसी के लिए कुछ नियम हैं जिन्हें कि हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो पहला तो यह है कि दर्पण में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव यानी उसके पोल से नापी जाती है। बिंब मतलब वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, लेफ्ट साइड रखा जाता है। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती हैं तथा आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। दर्पण को मूल बिंदु पर स्थित मानते हैं, अतः मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर यानी प्लस वाई एक्सिस की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। इसी तरह मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे यानी माइनस वाई एक्सिस की ओर जो मापी गई दूरियां हैं वह ऋणात्मक ली जाती है। तो ये गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी है। इस फिगर में अगर आप देखें तो जैसे यहां पर एक दर्पण रखा गया है जिसका ध्रुव P है। यह जो x एक्सिस और y एक्सिस का एक कटान बिंदु है जिसको कि मूल बिंदु कहते हैं। यहां पर यह है P। अगर वस्तु को यहां पर रखा गया है तो आपतित किरणें लेफ्ट से राइट की ओर आएंगी। यह दिखाया गया है आपतित किरण की दिशा। तो अगर आपतित किरण की दिशा में दूरी को मापते हैं तो धनात्मक ली जाएंगी। जैसे ये देखिए दूरी जो है इधर धनात्मक होगी, अगर पोल से लेफ्ट चलते हैं तो दूरी ऋणात्मक होगी। इसी तरह से x अक्ष के लंबवत यानी y एक्सिस पर अगर हम मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत ऊपर की ओर चलते हैं यानी प्लस y एक्सिस की तरफ तो धनात्मक होगा, और अगर उसके विपरीत यानी माइनस y अक्ष में चलते हैं तो ऋणात्मक होगा। जैसे अगर कोई फिगर आप इससे संबंधित अगर देख रहे हैं तो उसका जो ऑब्जेक्ट है ऊपर की ओर रखा गया है तो यह धनात्मक लिया जाएगा। अगर यह इस जो मुख्य अक्ष होगी उसके अगर नीचे बना हुआ है तो इसका मतलब होगा कि वह ऋणात्मक होगा। तो आगे कुछ आप क्वेश्चन इससे संबंधित देखेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अवतल दर्पण के लिए सूत्र। तो अवतल दर्पण के लिए जो सूत्र से तात्पर्य क्या है कि उसकी फोकस दूरी, वस्तु से दर्पण की दूरी और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी के बीच में जो संबंध होता है उसे इसका मिरर फार्मूला कहा जाता है। तो इस फिगर में देखें, सबसे पहले m डैश एक दर्पण है, यह OP आप देख रहे हैं ये इसकी मुख्य अक्ष है, और OO डैश एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। इस ऑब्जेक्ट से एक प्रकाश की किरण ये समानांतर आ रही हैं। समानांतर जो किरण आती है वो फोकस से होकर के जाती है तथा एक प्रकाश की किरण यह इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वह उसी पाथ से वापस चली जाती है। तो इन दोनों के कटान बिंदु पर यह जो कटान बिंदु है यहाँ पर इमेज बनेगा। तो अगर हम वस्तु को OO डैश लिए हैं तो इमेज को ले लेते हैं II डैश। अब यह जो बिंदु A है, A से परपेंडिकुलर एक खींच देते हैं तो यह परपेंडिकुलर हो गया N, और पोल से फोकस की जो दूरी होती है, फोकस दूरी होती है, पोल से जो फोकस पॉइंट यानी फोकल पॉइंट होता है उसके बीच की दूरी F से डिनोट करेंगे। पोल से इमेज मतलब कि जो प्रतिबिंब बना इसकी दूरी V होती है, और
सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए जो है यह दूरी r होती है, यानी यहाँ से ले करके और ये दूरी यहाँ तक ये r होगी। और पोल से जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है वह u होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि u, v, f और r सभी इसके लेफ्ट साइड हैं, यानी सबका मान ऋणात्मक होगा। तो फिगर से आप जो है ये देखेंगे कि कैसे हम जो है फार्मूला ड्राइव करें। तो जो समकोण त्रिभुज OC है, OC और IC ये दोनों समरूप हैं। जब समरूप हैं तो OO' बटा II' बराबर CO बटा CI, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से समकोण त्रिभुज ANF तथा FII' इन दोनों में देखें तो यह भी समरूप हैं। जब समरूप हैं तो AN अपान II' इक्वल्स टू FI, ये हो गया। लेकिन यहां पर अब AN की जो वैल्यू है यह देख रहे हैं कि यह OO' के बराबर है। तो जब OO' के बराबर है तो AN के जगह पर OO' लिख सकते हैं। तो अगर OO' लिख देते हैं तो समीकरण OO' अपान II' इक्वल्स टू FN अपान FI इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब जो समीकरण 1 और समीकरण 3 है इससे हम देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड की जो वैल्यू थी OO' अपान II' यह दोनों बराबर है। तो इसका मतलब कि अगर इसके लेफ्ट साइड बराबर है तो इसके राइट साइड भी बराबर होंगे। तो इस तरह से ये वैल्यू जो है इसकी अब बन गई CO अपान IC इक्वल्स टू FN अपान FI। बिंदु M जो है ध्रुव P के बहुत समीप है, अतः FN को हम FP मान सकते हैं, बहुत ही करीब है उसके, इसलिए हम उसको FP मान सकते हैं। तो अब इस तरह से CO अपान IC इक्वल्स टू FN के जगह पर हम FP ले लेंगे, FP अपान FI। अब CO क्या होगा? CO की वैल्यू जो है आपको फाइंड करनी है जो नोन वैल्यूज है उसके बीच में। तो CO को हम क्या लिख सकते हैं? CO को लिख सकते हैं PO, P से O और माइनस PC, क्योंकि ये नोन है। P से O तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और P से C तक सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस है। तो हम इसको लिख सकते हैं PO माइनस PC। इसी तरह से FI की वैल्यू क्या लिखेंगे आप? तो FI की जगह पर आप लिख सकते हैं PI माइनस PF। तो ये वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे। तो इस तरह से PO माइनस PC अपान PC माइनस PI इक्वल्स टू FP अपान PI माइनस PF। अब जो फिगर है उस फिगर से सबकी वैल्यू आप पुट कर देंगे। तो जब वैल्यू पुट करेंगे इसमें आप तो ये देखिए माइनस U माइनस सब चिन्ह के साथ और ब्रैकेट के अंदर इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। तो जब ये वैल्यू पुट करते हैं चिन्ह सहित तो एक रिलेशन यहां पर हमें ये पता है कि R इक्वल्स टू 2F होता है। किसी भी दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है उस दर्पण की फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो इस तरह से R इक्वल्स टू 2F। तो ये R जहां जहां पर आया है वहां पर हम 2F लिख देंगे। तो ये वैल्यू बन गई माइनस U प्लस 2F अपान माइनस 2F प्लस V, और इधर की वैल्यू हो गई माइनस F अपान माइनस V प्लस F। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो माइनस U प्लस 2F इंटू माइनस V प्लस F, और इधर हो गई वैल्यू माइनस F इंटू माइनस 2F प्लस V। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस U इंटू माइनस V माइनस माइनस प्लस UV माइनस U, ये 2F इंटू माइनस V तो माइनस 2FV, फिर F से माइनस FU और F इंटू 2F स्क्वायर। इसी तरह इधर माइनस माइनस प्लस F इंटू 2F स्क्वायर और ये माइनस FV। अब ये वैल्यू इससे कट गया, माइनस FV को इधर ले आएंगे तो प्लस FV हो जाएगा, तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से
यू भी माइनस एफ भी माइनस एफ यू इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू मिल गई। अब आप जो है एफ भी प्लस एफ यू इक्वल्स टू यू भी, इसको एक इक्वेशन बनाइए और यू भी एफ से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। तो एफ भी अपान यू भी एफ प्लस एफ यू अपान यू भी एफ इक्वल्स टू यू भी अपान यू भी एफ। अब यहां पर आप देख रहे हैं इससे कट जाएगा, एफ से एफ कट गया, यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, भी से भी कट गया। तो क्या मिला? 1 अपान यू प्लस 1 अपान भी इक्वल्स टू 1 अपान एफ। तो यह अवतल दर्पण के लिए सूत्र मिल गया हमें 1 अपान यू प्लस 1 अपान भी इक्वल्स टू 1 अपान एफ। यू क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी, भी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, एफ दर्पण की फोकल लेंथ। तो इस तरह से यह अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र हो गया। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र, एक उत्तल दर्पण है एम एम डैश, इसके सामने यू दूरी पर वस्तु रखी गई है ओ ओ डैश। अब यहां से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो पहली प्रकाश की किरण जो ओ डैश ए पड़ रही है, यह अपवर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। और एक दूसरी किरण हम ड्रा करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो ड्रा करेंगे वह किरण उसी रास्ते से फिर ये बैक हो जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रही हैं, जहाँ कट कर रही हैं वहाँ पर इमेज बनेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो इमेज है वह सीधा बना, लेकिन लाइट जो है एक्चुअल में कट नहीं कर रही हैं, यानी जो इमेज है वह वर्चुअल है। तो अब यहाँ हमें फाइंड करना है दर्पण के लिए फार्मूला। तो यहां देखिए समकोण त्रिभुज ओ डैश सी, ओ डैश सी और आई डैश सी, ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। जब समरूप हैं तो ओ डैश अपान आई डैश इक्वल्स टू ये बन जाएगा सी ओ अपान सी आई। ठीक इसी तरह से ये जो पॉइंट खींचा गया यहां पे परपेंडिकुलर, तो समकोण त्रिभुज ए एन एफ तथा आई डैश एफ, यानी इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार जो है सी को लेकर के, सी को साथ में लेकर के, और एक बार जो है एफ को एक साथ रख करके निकाले जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि हमें जो नॉन वैल्यूज हैं यू भी एफ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसी के बीच में संबंध लाने हैं। तो सेकेंड टर्म में आपको मिल गया कि ए एन अपान आई डैश इक्वल्स टू एफ एन अपान एफ आई, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि ए एन की जो वैल्यू है वह ओ डैश के बराबर है। तो इस ए एन के जगह पर हम ओ डैश लिख सकते हैं। जब लिख देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी ओ डैश अपान आई डैश बराबर एफ एन अपान एफ आई। तो समीकरण 1 और 2 से आप यहां पर देख रहे हैं कि अगर इसको बराबर कर देते हैं तो इसके लेफ्ट साइड बराबर हो गए, तो राइट भी बराबर होगी। जब राइट बराबर होंगे तो सी ओ अपान सी आई इक्वल टू एफ एन अपान एफ आई हो जाएगा। ये देखिए ओ डैश अपान आई डैश इक्वल टू एफ एन अपान एफ आई हो गया। अब यहां पर सी ओ बाई आई सी इक्वल्स टू एफ एन अपान एफ आई है। एन जो है वह पोल के बहुत ही करीब है, इसलिए हम एफ एन को एफ पी मान सकते हैं। तो जब एफ पी मान लेंगे तो एफ एन की जगह पर हो गया एफ पी। तो अब ये इक्वेशन हो गया सी ओ बाई आई सी इक्वल्स टू एफ पी अपान एफ आई। अब सी ओ की वैल्यू कितनी होगी और आई सी की वैल्यू कितनी होगी? तो सी ओ की वैल्यू कितनी है? इसको निकालने के लिए आप लिख सकते हैं Cp प्लस PO, क्योंकि Cp जो है R मिल जाएगा और OP जो है माइनस U मिल जाएगा। इसी तरह से IC की वैल्यू, तो IC की वैल्यू हो जाएगी CI माइनस CF।
मतलब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी डिफरेंस या ऐड करके ले आनी है वैल्यू, वह वैल्यू जो हमारे पास नॉन वैल्यूज होती है उसी के बीच में आना चाहिए। तो इस तरह से मिल गया पी एफ अपान पी एफ माइनस पी आई। अब पी ओ पी सी और पी आई ये क्या है, फिगर से देख करके इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं। तो ये माइनस यू प्लस आर अपान आर माइनस बी इक्वल्स टू एफ अपान एफ माइनस बी, चिन्ह सहित रखा जाएगा। अब ये वैल्यू बन गई। आर की वैल्यू जो है 2f के बराबर होती है, तो जब 2f के बराबर होती है तो जहां जहां आर आया वहां 2f रख देंगे। तो माइनस यू प्लस 2f अपान 2f माइनस बी इक्वल्स टू एफ अपान एफ माइनस बी। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर वही वैल्यू आ जाएगी, यू बी माइनस एफ बी माइनस एफ यू इक्वल्स टू 0। अब इसमें इन दोनों को राइट साइड भेज दीजिए। जब राइट साइड भेज देंगे तो ये बन गया एफ वी प्लस एफ यू इक्वल्स टू यू वी। अब इसे भी यू वी एफ से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। तो जब दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये देखिए एफ वी से कट जाएगा, एफ यू से कट जाएगा, यू वी से कट जाएगा। तो 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी इक्वल्स टू 1 अपान एफ। तो यह उत्तल दर्पण के लिए फार्मूला हो गया। जब आप इससे संबंधित न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस न्यूमेरिकल में यू वी और एफ की प्रॉपर साइन के साथ रखेंगे, यानी कब उसकी वैल्यू धनात्मक है और कब वैल्यू उसकी ऋणात्मक है। दर्पण का रेखीय आवर्धन या आवर्धन, जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं या दर्पण से कोई भी प्रतिबिंब बनाते हैं तो या तो वह छोटा बनता है या तो वह बड़ा बनता है। तो इस तरह से दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई या लंबाई का जो अनुपात होता है उस अनुपात को उस दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से निरूपित करते हैं। m स्टैंड फॉर मैग्निफिकेशन पावर या मैग्निफिकेशन। तो m इक्वल्स टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से, वस्तु की ऊंचाई h से, या इसे i अपान o भी लिखा जाता है। i मतलब इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, और इसकी वैल्यू होती है माइनस v अपान u। अगर m धनात्मक आता है तो m धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, और अगर m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। m की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है, या 1 से छोटी हो सकती है। अब एक एग्जांपल देखें और इससे अपना कॉन्सेप्ट और क्लियर करें। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो दिया सबसे पहले उसे आप नोट करेंगे। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर, वस्तु की दर्पण से दूरी 5 मीटर और यू ऋणात्मक होता है इसलिए -5। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी आपको ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश ज्ञात करना है। अब दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के टर्म में f बराबर r/2 होगा। तो r दिया गया 3 मीटर, तो 3/2 यानी 1.5 मीटर। तो f की वैल्यू यहां से मिल गई, u की वैल्यू दी गई है, v निकालना है। तो क्या करें, दर्पण सूत्र लगा दें। तो दर्पण का फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। से हमें v निकालना है तो v वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। तो 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। तो इस तरह से 1/v इक्वल्स टू f की वैल्यू 3/2, 1.5 है तो 3/2 कर लेंगे, आसानी से कट जाएगा, माइनस 1/-5, u की वैल्यू -5, माइनस माइनस ये प्लस हो गया और ये हो गया 2/3, 3 5 का एलसीएम 15, तो 5 2 या 10 और 3, तो इस तरह से 13/15। तो 1/v की वैल्यू 13/15 यानी v इक्वल टू 15/13 दैट इज 1.15 मीटर। अर्थात जो प्रतिबिंब है वह दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। सेकेंड पार्ट में पूछा है कि इसका आवर्धन, तो आवर्धन के लिए वैल्यू होती है m इक्वल्स टू h डैश अपान h, जो कि -v/u होता है। तो माइनस v की वैल्यू 1.15 और u की वैल्यू -5, तो इससे आ गया प्लस 0.23, यानी h डैश और h का जो रेशियो है वह प्लस 0.23 है। तो h डैश कितना होगा, h से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस 0.23h, यानी
जो प्रतिबिंब है वह आभासी, सीधा और साइज में वस्तु से छोटा बनेगा। 0.23 है, तो इसका मतलब हो गया कि उससे छोटा बनेगा। दूसरा एग्जांपल है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब यानी वस्तु किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो? प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। अब जो दिया सबसे पहले वो नोट करें। बिंब की ऊंचाई h 4 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, अवतल है ऋणात्मक होगा -15 सेंटीमीटर, वस्तु की दर्पण से दूरी u ऋणात्मक -25 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी v क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या लगा दें? दर्पण सूत्र तो 1/v + 1/u = 1/f से 1/v की वैल्यू 1/f - 1/u। f की वैल्यू -15 है सेंटीमीटर और u की वैल्यू -25 है, माइनस से प्लस हो गया और ये माइनस ऊपर ला दीजिए। 15 और 25 का एलसीएम 75 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई -5 + 3 यानी 15 × 5 = 75, 25 × 75, तो -5 + 3 ये हो गया -2/75। तो 1/v = -2/75, तो v की वैल्यू हो गई -75/2 दैट इज -37.5 सेंटीमीटर। यानी पर्दे को दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए। और यह माइनस साइन क्या शो करता है? माइनस साइन यह शो कर रहा है कि वस्तु जिधर रखी है उसी दिशा में यानी उसी तरफ जो है दर्पण के सामने ही इसे पर्दे को रखना है। आवर्धन क्या होगा? m = h-h = -v/u, तो माइनस और ये v माइनस में तो -37.5 -25.0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो -3/2 आ जाएगा। तो h डैश = -3/2 × 4, 2 × 2 = 4 हो गया और 2 × 3 = 6, तो h डैश की वैल्यू हो गई -6 सेंटीमीटर। माइनस आया तो ये शो कर रहा है कि वास्तविक होगा, यानी प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और साइज में वस्तु से बड़ा बनेगा। 6 सेंटीमीटर हुआ और पहले वाला कितना सेंटीमीटर था? पहले वाला जो है h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर थी, तो पहले की तुलना में अभी बढ़ गया, इसका मतलब कि ये मैग्नीफाई है। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या r = 32 सेंटीमीटर है, f बराबर क्वेश्चन मार्क, तो दर्पण की फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2 यानी r/2, तो 32/2 16 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी 16 सेंटीमीटर। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? ध्यान दीजिए क्या क्या दिया है। u की वैल्यू दिया -10 सेंटीमीटर, m दिया है 3। अब m को कैसे जानेंगे आपकी जो है यह ऋणात्मक लें कि धनात्मक लें? तो यहाँ दिया वास्तविक बनाता है, तो जब वास्तविक होगा तो ये ऋणात्मक होगा, जब आभासी होगा तो ये धनात्मक होगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया -3, v = क्वेश्चन मार्क। प्रतिबिंब वास्तविक है अतः आवर्धन ऋणात्मक होगा, तो m = -v/u और =-3, तो इस तरह से माइनस कट गया, v = 3u और u की वैल्यू है -10, तो यह गया -30 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा होगा और किधर? वस्तु की ओर।